एवरीवन, वेलकम टू ERMPL ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आज हम लोगों का डे 8 है। तो डे 8 है हम लोगों का लास्ट चैप्टर जो है आदर्श सर्विस। तो आदर्श सर्विस में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे कि बैंक में आदर्श कौन सा सर्विस दिया जाता है। तो कौन सा सर्विस दिया जाता है, जैसे कि चेक फैसिलिटीज़ दिया जाता है, कार्ड्स फैसिलिटीज़ दिया जाता है, लॉकर फैसिलिटीज़ दिया जाता है, नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ दिया जाता है एंड मेनी मोर। तो चलो एक एक करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो शुरू में हम लोग स्टार्ट करेंगे चेक से लेकर। तो व्हाट इज चेक? चेक क्या होता है? इट इज वन काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म ऑफ पेपर बाय विच कस्टमर कैन ऑर्डर द बैंक टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन हैंड टू अनदर। मतलब चेक एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है पेपर से बना हुआ, जिससे कस्टमर बैंक को ऑर्डर दे सकता है कि उनका पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करे। मतलब कि चेक से हम लोग चेक के द्वारा हम अपना खुद का पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं, जैसे हम लोग ATM से विड्रॉल करते हैं या फिर विड्रॉल स्लिप से विड्रॉल करते हैं। और अगर किसी को हमें पैसा देना है या फिर ट्रांसफर करना है तो भी हम लोग ये चेक से वो काम भी कर सकते हैं। अभी आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉयर। ये ड्रॉयर क्या होता है? बैंक के जो भाषा होता है वहाँ पर ड्रॉयर किसको हम लोग बोलते हैं? द पर्सन हु इशू एंड राइट द चेक कॉल्ड एज ड्रॉयर। मतलब जो पर्सन चेक के लिए इशू किया है, मतलब जिसका नाम का चेक इशू हुआ है, जो चेक का ओनर है और जो चेक के ऊपर अपना सिग्नेचर कर सकता है, वो है ड्रॉयर। मान लो आज अगर मैं चेक बुक के लिए अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास जो चेक बुक आएगा उस चेक बुक का ओनर होंगे हम, मतलब मैं होऊंगा ड्रॉयर। ओके, नेक्स्ट है पेई। पेई क्या है? हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड कॉल्ड एज पेई। मतलब चेक के द्वारा अगर हमें किसी को पैसा ट्रांसफर करना है या फिर पैसा देना है तो उसका नाम जब हम लोग चेक के ऊपर लिखेंगे तो पेई की जगह वहाँ पर हम लोग उस व्यक्ति का नाम लिख पाएंगे। मतलब जिसको हमें चेक देना है वो होगा पेई। अब आ जाते हैं कि चेक का टाइप्स ऑफ चेक। कितना टाइप का चेक होता है? देखो बेसिकली चेक तो एक ही टाइप का है, मतलब चेक तो एक ही होता है, लेकिन उसका जो वे ऑफ यूजेस और उसके ऊपर डिपेंड करके उसका नाम वो अलग अलग होता है। चलो देखते हैं। तो नंबर 1 है बेयरर चेक। ये बेयरर चेक क्या होता है? दिस चेक इज पेड टू द बेयरर और हुज नेम मेंशन ओवर द चेक। मतलब ये चेक बेयरर को दिया जाएगा, बेयरर को पेड किया जाएगा, या फिर जिसका नाम चेक के ऊपर लिखा रहेगा पैसा उनको हाथ में ही देना होगा। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये बेयरर चेक है? दिस चेक हैज और बेयरर प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द डॉटेड लाइंस व्हिच इज मीन टू हैव द नेम ऑफ ड्रॉई। एक्चुअली यहाँ पर जो ड्रॉई जो मैं वर्ड यहाँ पर मैं लिखी हूँ, ये ड्रॉई और पेई ये दोनों सेम है। तो चेक के ऊपर जहाँ पर ड्रॉई या फिर पेई लिखा रहता है, ठीक उसके एंड ऑफ द डॉटेड लाइंस जब जहाँ पर है वहाँ पर और बेयरर बोल के एक वर्ड लिखा रहता है। अगर कस्टमर वो वर्ड को शो करता है, इसका मतलब ये चेक है बेयरर चेक। मतलब जो इस चेक को लेके पैसा विड्रॉल करने के लिए आएगा, बैंक उसके हाथ में पैसा दे देगा जितना अमाउंट चेक के ऊपर लिखा रहेगा। इसके लिए कोई भी वेरिफिकेशन नहीं करेगा बैंक। मान लो अगर कोई जिसका नाम का चेक आया है, चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा है, वो ना आके कोई दूसरा इंसान अगर वो चेक को लेके आते हैं बैंक में विड्रॉल करने के लिए पैसा, तो बैंक उसके हाथ में भी पैसा दे देगा। इसके लिए कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी यहाँ पर और बेयरर बोल के वर्ड को शो कर रहा है। तो ये बेसिकली जिसके घर में ओल्ड ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर रहते हैं, पेंशन होल्डर रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि वो अपना ग्रैंड सन को या फिर ग्रैंड डॉटर को या फिर अपने सन या फिर डॉटर को भी बोलते हैं कि चलो जाओ मेरा बैंक से मेरा पेंशन उठा के लेके आओ। तो अगर वो चेक से अपना पैसा उठाना चाहते हैं तो वो ये बेयरर चेक से ही अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है? इन दिस चेक इट ओनली पेबल टू द पर्सन whose name written over the check। बेयरर चेक की तरह ये भी सेम ही है कि यहाँ पर भी चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा रहेगा बैंक उसको ही पैसा देगा, लेकिन इन दैट केस द प्रिंटेड वर्ड बेयरर इज कैंसिल्ड।
तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये बेयरर चेक है या फिर ये ऑर्डर चेक है? अगर तुम चेक के ऊपर देखते हो कि बेयरर बोल के जो वर्ड है वो कैंसिल्ड है, कस्टमर उसको काट दिया है, मतलब ये ऑर्डर चेक हो गया। मतलब इनडायरेक्टली कस्टमर बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि मैं मेरे चेक के ऊपर जिसका नाम लिखे हूँ पैसा उसके ही हाथ में जाना चाहिए। तो उस टाइम बैंक वेरीफाई करेगा कि जो इंसान पैसा विड्रॉल करने के लिए आया है चेक को लेके, क्या वो ही उसका ही नाम चेक के ऊपर लिखा है। इस टाइम बैंक वेरिफिकेशन करेगा। तो ये है बेयरर चेक और ऑर्डर चेक के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारा चेक है वो है क्रॉस्ड चेक। ये क्रॉस चेक क्या है? बाय दिस काइंड ऑफ चेक फंड कैन नॉट हैंडेड ओवर द काउंटर। मतलब कि ये जो बेयरर चेक एंड ऑर्डर चेक मैंने पढ़ाया अभी, ये दो चेक में हम लोग क्या देख रहे थे कि चेक को लेके कोई आता है बैंक में, पैसा विड्रॉल करके कैश करके लेके चले जाते हैं। लेकिन क्रॉस चेक जब आएगा, क्रॉस चेक के लिए फंड काउंटर से कस्टमर के हाथ में नहीं दिया जाता है। तो फिर क्या होता है? इट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द पर्सन हुज नेम मेंशन ओवर द चेक। मतलब यहाँ पर चेक के ऊपर जिसका नाम लिखा रहेगा और जिसका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, कैश उसके अकाउंट में जाएगा, डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हाथ में नहीं देगा होगा। तो कैसे एज अ कस्टमर या फिर एज अ बैंकर कैसे समझेगा कि ये क्रॉस चेक है? फॉर द इंडिकेशन वी हैव ड्रॉ 2 क्रॉस लाइन एट द एंड ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक, एट द टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द चेक। मतलब जब हम लोग देखेंगे कि कस्टमर चेक के ऊपर लेफ्ट साइड में टॉप ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर में 2 लाइन खींचे हैं, 2 लाइन क्रॉस लाइन खींचे हैं, तो वो लाइन देखते ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये क्रॉस चेक है। मतलब कि इसका पैसा डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। क्योंकि कस्टमर के अकाउंट में ये फंड ट्रांसफर होते हैं तो इसका दूसरा नाम है अकाउंट पे चेक। इट ऑल्सो नोन एज अकाउंट पे चेक। हम लोग देख सकते हैं कि जो लोग ये अकाउंट पे चेक को देते हैं बैंक में, तो वहाँ पर 2 लाइन खींच के उसके अंदर अकाउंट पे बोल के भी लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड चेक। ये पोस्ट डेटेड चेक क्या है? इन दैट केस कस्टमर कैन मेंशन फ्यूचर डेट ऑन इट। द पे कैन ऑल्सो प्रेजेंट द चेक आफ्टर द डेट मेंशन ऑन द चेक टू। मतलब कि यहाँ पर ये पोस्ट डेटेड चेक में कस्टमर क्या करते हैं, फ्यूचर का किसी डेट को लिख देते हैं। मान लो मैं अगर एक कस्टमर हूँ और मुझे किसी को पैसा देना है, लेकिन पैसा देना है मुझे 5 दिन के बाद, लेकिन मैं आज किसी काम के सिलसिले में बाहर मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं उसे कैसे दूंगी 5 दिन बाद? पैसा तो नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे आते आते मुझे तो 10 दिन लग जाएगा लगभग। तो इस टाइम में एज अ कस्टमर क्या कर सकते हैं, मैं उस चेक के ऊपर फ्यूचर का कोई डेट मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ। लिख के मैं जो पेई है जिसको मुझे पैसा देना है उसके पास मैं दे देती हूँ। पेई क्या करेगा, उस डेट को, जब उस जो डेट वहाँ पर मेंशन रहेगा, उस मेंशन डेट के बाद वो जाके बैंक में वो शो करेगा एंड पैसा उसको उस टाइम मिल जाएगा। अगर पेई डेट के पहले अगर वो जाते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, बैंक वाले भी उनको पैसा नहीं देगा क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक है, यहाँ पर फ्यूचर का डेट लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ चेक। ये सेल्फ चेक क्या होता है? सेल्फ चेक इज एन ऑल्टरनेट ऑफ एटीएम विड्रॉल एंड विड्रॉल बाय विड्रॉल स्लिप। जैसे हम लोग एटीएम से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, विड्रॉल स्लिप से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, वैसे ही ये दोनों का ऑल्टरनेटिव वे है सेल्फ चेक। मतलब कि सेल्फ चेक से भी हम लोग अपने ही अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। कैसे? कस्टमर्स हैव टू मेंशन सेल्फ एट द प्लेस ऑफ ड्रॉइंग। मतलब जहां पर पेई बोल के लिखा रहता है चेक के ऊपर, उस ड्रॉई या फिर पेई की जगह पे सेल्फ लिखना होगा। सेल्फ, SELF, सेल्फ। अगर कस्टमर सेल्फ लिख के दे देता है मतलब कि वो अपने ही अकाउंट से पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो ये होगा सेल्फ चेक। नेक्स्ट है ब्लैंक चेक। ये ब्लैंक चेक क्या होता है? इन दिस काइंड ऑफ चेक वी कैन सी only drawer's signature and rest of the fields are left empty। ये ब्लैंक चेक को हम लोग कैंसिल चेक भी बोल सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ जो ड्रॉयर्स होगा उनका ही सिग्नेचर रहेगा, बाकी जितना भी जगह रहेगा वो खाली रहेगा। ये मेनली जो लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, SIP करते हैं, है ना, उस टाइम ये ब्लैंक चेक बहुत काम पे आते हैं। ठीक है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ चेक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NEFT एंड RTGS, जो आता है नेट बैंकिंग के ऊपर।
तो एनईएफटी एंड आरटीजीएस क्या होता है? एनईएफटी एंड आरटीजीएस इज एन इंडियन सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। मतलब कि एनईएफटी एंड आरटीजीएस एक इंडियन सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का, बैंक ट्रांसफर का, जो मनी को हम लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि ऑनलाइन में, डिजिटल फॉर्म में हम लोग बैंक ट्रांसफर से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, जैसे हम लोग बैंक ट्रांसफर करते हैं पैसा, उसको ही हम लोग एनईएफटी एंड आरटीजीएस बोलते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस कौन किया है? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस किया है। अब एनईएफटी एंड आरटीजीएस तो दोनों ही एक ही है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? चलो देख लेते हैं। एनईएफटी एंड आरटीजीएस, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगर कोई इंसान, कोई कस्टमर अगर एनईएफटी करते हैं तो वो कितना अमाउंट कर सकता है? 1 रुपए से 2 लाख, बिलो 2 लाख तक, मतलब कि 1,99,999 तक एनईएफटी कर सकता है कस्टमर। अगर 1 पैसा भी ज्यादा हो जाएगा तो वो चले जाएगा आरटीजीएस में, मतलब कि 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख एंड अबव। अगर किसी को 2 लाख से अबव ट्रांसफर करना है तो वो आरटीजीएस करेगा। अगर 2 लाख से कम किसी को पैसा ट्रांसफर करना है किसी के अकाउंट में तो वो एनईएफटी कर सकता है। एनईएफटी के लिए फ्री ट्रांजैक्शन है और आरटीजीएस के लिए चार्जेबल है। क्यों? क्योंकि एनईएफटी का जो स्पीड है, प्रोसेस स्पीड है, वो मॉडरेट है, स्लो है, थोड़ा सा स्लो है। और आरटीजीएस जो है वो इंस्टेंट चले जाते हैं पैसा, और ह्यूज अमाउंट पैसा आरटीजीएस में जाते हैं, इसलिए वो चार्जेबल है। और एनईएफटी में आप स्मॉलर अमाउंट भी दे सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो। तो ये हुआ नेट बैंकिंग। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कार्ड। बैंक में बेसिकली 2 टाइप का कार्ड देखा जाता है। एक होता है एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, और एक होता है क्रेडिट कार्ड। तो एटीएम कम डेबिट कार्ड क्या होता है? एन एटीएम कम डेबिट कार्ड इज ए पेमेंट कार्ड दैट डिडक्ट्स मनी डायरेक्टली फ्रॉम अ कंज्यूमर सेविंग्स अकाउंट टू पे फॉर ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड एक पेमेंट कार्ड है जिसके द्वारा कस्टमर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। डेबिट कार्ड्स एलिमिनेट द नीड टू कैरी कैश और फिजिकल चेक्स टू मेक परचेज डायरेक्टली फ्रॉम योर सेविंग्स। डेबिट कार्ड्स अगर आपके पास है तो आप कैश को कैरी करने का या फिर चेक को कैरी करने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली अगर कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हो तो आप डेबिट कार्ड को स्वाइप करके भी परचेस कर सकते हो, जिसका पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाएगा। अब डेबिट कार्ड बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है रुपे कार्ड और डोमेस्टिक कार्ड जो अक्रॉस इंडिया में चलते हैं, और दूसरा होता है वीसा कार्ड और इंटरनेशनल डेबिट कार्ड जो थ्रू आउट इंडिया एंड अब्रॉड में भी चलते हैं, मतलब इंडिया में भी चलेगा और अब्रॉड में भी चलेगा। रुपे कार्ड का जो चार्जेस है वो थोड़ा सा कम होता है। जब आप रुपे कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपसे जो बैंक चार्जेस काटेगा वो थोड़ा सा कम काटेगा, और अगर आप वीसा कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो आपका चार्जेस थोड़ा सा ज़्यादा काटेगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? देखो, क्रेडिट कार्ड क्या है ये तो हम सब लोग ही जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से हम लोग प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें खरीदना है तो हम लोग हमारे पास अगर कैश नहीं है उस टाइम तो क्रेडिट कार्ड से हम लोग वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड इज एन वन टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड लोन given by bank to customer in form of a plastic card with electronic chip। मतलब क्रेडिट कार्ड एक टाइप का अनसिक्योर्ड लोन है जो कस्टमर को दिया जाता है एक प्लास्टिक कार्ड के जैसे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रहता है। ठीक है, बाय विच कस्टमर कैन परचेज प्रोडक्ट, जिससे कस्टमर प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। बेसिकली बाय द कार्ड्स बैंक्स विल गिव सम अमाउंट लिमिट फॉर यूज। मतलब कि क्रेडिट कार्ड में कस्टमर को उसके सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड करके कुछ अमाउंट लिमिट दिया जाता है यूज करने के लिए, जो बैलेंस कस्टमर को कस्टमर हैव टू रिटर्न विद इन फिक्स ड्यूरेशन, जो बैलेंस कस्टमर को एक फिक्स ड्यूरेशन के अंदर रिटर्न भी करना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पर बोला हूँ कि क्रेडिट कार्ड एक टाइप का अनसिक्योर्ड लोन है। क्यों अनसिक्योर्ड लोन है? क्योंकि यहाँ पर बैंक आपको जो अमाउंट लिमिट दे रहा है यूज करने के लिए, उसके लिए तो बैंक आपसे कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में नहीं लिया है, तो दैट्स वाई हम लोग ये क्रेडिट कार्ड को एक टाइप का अनसिक्योर्ड लोन भी बोल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? क्रेडिट कार्ड के लिए कस्टमर को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है? इनकम प्रूफ देना पड़ता है और केवाईसी देना पड़ता है। क्रेडिट लिमिट जो है कि किस कस्टमर को कितना क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा वो डिपेंड करता है कस्टमर के सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर।
ठीक है, और बैंक कितना चार्जेस काटेगा ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, बैंक टू बैंक वेरिएंट है। और इसका जो रिपेमेंट प्रोसेस है, ये रिपेमेंट प्रोसेस कैसा है, ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जैसे कि अगर कस्टमर फर्स्ट 45 डेज में दे देता है तो कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं लगेगा। अगर आफ्टर 45 डेज हो जाते हैं तो 25% इंटरेस्ट लगेगा, और अगर 60 डेज हो जाते हैं तो 30% इंटरेस्ट लगेगा। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लॉकर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आज का, वो है लॉकर। देखो, दरअसल बैंक में दो टाइप का लॉकर देखा जाता है, एक है पर्सनल लॉकर, एक है मर्चेंट लॉकर। पर्सनल लॉकर किस पर्पस के लिए यूज होता है? पर्सनल लॉकर यूज होता है फॉर पर्सनल यूज के लिए, और मर्चेंट लॉकर कमर्शियल यूज के लिए। मतलब कि कोई अगर बिजनेसमैन है और वो अपना बिजनेस का वैल्यूएबल पेपर्स अपना लॉकर में रखना चाहते हैं सुरक्षित करके, तो वो मर्चेंट लॉकर यूज कर सकता है। लॉकर लेने के लिए कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट रहेगा? रिक्वायर्ड सेविंग्स अकाउंट इन सिमिलर ब्रांच, मतलब कि बैंक में उस कस्टमर का कोई ना कोई सेविंग्स अकाउंट होना ही होगा अगर वो पर्सनल लॉकर लेना चाहते हैं तो। और अगर वो मर्चेंट लॉकर लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसी बैंक में कस्टमर का कोई एक कारेंट अकाउंट होना होगा। जब कस्टमर लॉकर यूज करने के लिए जाते हैं, बैंक में लॉकर के लिए जाते हैं, तो कस्टमर को एक ईयरली रेंट देना पड़ता है। पर्सनल लॉकर के लिए वो है 2000 और मर्चेंट लॉकर के लिए वो है 5000। मतलब कि पर्सनल लॉकर अगर कोई लेगा तो उसको ईयरली रेंट देना पड़ेगा 2000 का, और मर्चेंट लॉकर अगर कोई लेगा तो उसको ईयरली रेंट देना पड़ेगा 5000 का। अब हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेबल आइटम कौन सा है। मतलब कि पर्सनल लॉकर और मर्चेंट लॉकर में एप्लीकेबल आइटम सेम ही है, जैसे कि ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल पेपर्स दोनों में ही सेम है। पर्सनल लॉकर में भी आप ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल पेपर्स रख सकते हो, मर्चेंट लॉकर में भी आप ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल पेपर्स रख सकते हो। और नॉट एप्लीकेबल आइटम क्या है? नॉट एप्लीकेबल आइटम है लिक्विड कैश। लिक्विड कैश जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, दोनों में ही सेम, क्योंकि कैश रखने के लिए तो सेविंग्स अकाउंट है, कारेंट अकाउंट है, तो इसलिए लॉकर में आप लिक्विड कैश नहीं रख पाओगे। तो ये हुआ आज का टोटल टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही छोटा था मगर इम्पॉर्टेंट था। तो होप आप सब लोगों को अच्छा लगा और आप सब लोगों को अच्छी तरह से आप सब लोग समझ पाए। ठीक है, चलो आज के टॉपिक में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टाटा, बाय बाय।